हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टूडेंट 95 में। आप जुड़े रहिए हमारे अजय स्टूडेंट 95 से। आपको जी के जीएस की तैयारी कराई जाएगी। रेलवे ग्रुप डी में जिसको सिलेक्शन लेना है वो अजय स्टूडेंट 95 को सब्सक्राइब कर ले और आपका सिलेक्शन पक्का है। गारंटी से आपका सिलेक्शन अजय स्टूडेंट 95 से कराया जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में जो भी सिलेक्शन लेना चाह रहा है वो अजय स्टूडेंट 95 से जुड़ा रहे, और जो भी नया जुड़ा है वो अजय स्टूडेंट 95 को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी, जिससे कि मैं वीडियो जो भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप तुरंत देख लीजिएगा वीडियो को और अजय स्टूडेंट 95 से जुड़े रहिए। तो बहुत ही शानदार सेशन में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई भी किसी प्रकार की कोई भी अगर कमी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे, ये दिक्कत है, उसका समाधान किया जाएगा। तो अजय स्टूडेंट 95 में जुड़े रहिए। बहुत ही शानदार कॉपी पेन लेके बैठेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आरआरबी में अगर सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो ध्यान से पढ़ें, फोकस करें पूरी क्लास पे, पूरी क्लास देख कर जाएँ। कोई भी इग्नोर नहीं करेगा कोई क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये ना सोचो कि अजय स्टूडेंट 95 छोटा चैनल है तो इसमें ऐसे ही ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सिलेक्शन जरूर पक्का मिले। मेहनत करोगे तो सफलता मिलनी अनिवार्य है। तो चलते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। बातें तो हमारी चलती रहेंगी क्लास में, पर प्रश्न की तरफ देखते हैं हमारे सेशन में कौन से शानदार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। भैया अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है उसके बारे में पूछा गया है। तो ए गोदावरी है, बी महानदी, सी नर्मदा, डी गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट करेक्ट आंसर भैया सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही शानदार हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है भैया, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो किस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं भैया, प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ए पहिया चक्र है, बी भाला, सी सिक्के, डी नौका। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा कि भैया वो सिक्के का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है, ये सिक्के का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 3 में बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है भैया। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सामर्थ्य और शान के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था भैया? हैं, अकबर के में पहुंच गया था क्या, औरंगजेब के में पहुंच गया था, कि शाहजहाँ के में, कि डी जहांगीर के में? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? मुगल साम्राज्य की बात हो रही है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा हो सकता है इसमें राजा। तो आपको करेक्ट आंसर हमारा सी, इसका करेक्ट आंसर है शाहजहाँ भाई, शाहजहाँ इसका हो करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, अब आया भैया जलियांवाला कांड। भैया बहुत ही अच्छे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, जलियांवाला कांड। भैया 4 में पूछा गया, जलियांवाला हत्याकांड 1919 पंजाब में किस जगह हुआ था? भैया यहाँ पे मिस्टेक है, सा बनेगा भैया। किस जगह हुआ? 13 अप्रैल 1919 को भैया जलियांवाला कांड हुआ है। वो उसमें ये पूछा है पंजाब में कौन सी जगह हुआ है भाई। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से जगह हुआ है। ठीक है, तो ये लुधियाना नगर में हुआ था, बी अमृतसर में हुआ था, सी होशियारपुर में हुआ था, डी गुरदासपुर में हुआ था। भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? भाई बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा भैया? अमृतसर में हुआ था, बी इसका करेक्ट आंसर है। अमृतसर में हुआ था भाई, अमृतसर में हुआ था ना। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर भाई अमृतसर है। भाई अमृतसर को टिक कर देंगे भाई, अमृतसर। ठीक है, ओके, अमृतसर लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 5 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है मेरे बीच में भाई। प्रश्न नंबर 5, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं भाई? भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए भैया। वर्तमान में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 20 है, 15 है, या 14, 22, 18? क्या है भाई, कौन सी बोली जा रही भाई वर्तमान में? तो इसका करेक्ट आंसर भैया 20, 22 इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। 22 भाषाएं हमारे वर्तमान में बोली जा रही हैं। ठीक है, ओके भैया। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 6 में बहुत ही शानदार क्लास है हमारे बीच में आ चुका है प्रश्न, बहुत ही शानदार। प्रश्न नंबर 6,
26 नवंबर 1949 को मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी भैया? जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितनी भाषाएं थी उसमें, मूल संविधान में पूछी जा रही हुई उस समय कितनी भाषाएं थी? तो ये आपको पता होना चाहिए। यही तो दिक्कत है, उसमें क्वेश्चन समझने की एक समझना चाहिए। अब वहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं और इसमें ये लिखा है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं। सन नहीं देगा वो, उसमें ये लिख देगा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं हैं, और उसमें ये दे देगा कि कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, उसमें 14 भी होगा, उसमें 22 भी होगा, तो आप कंफ्यूज आओगे। अगर ये बोला है कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं इस समय, तो वर्तमान है ना, है तो वर्तमान 22, और मूल अगर है, मूल उसमें लगा है, तो ये समझ लो कि सन 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है, जब उस समय संविधान बना था, मूल संविधान, उस समय की बात हो रही है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 7 हमारे बीच में आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 7, गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित भैया? गुड फ्राइडे भैया, गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित भैया? ए मुस्लिम धर्म से है, बी ईसाई धर्म से है, सी हिंदू धर्म से है, डी बौद्ध धर्म से है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? इसका कौन सा लगा दें भाई? इसका कौन सा होना चाहिए? बहुत ही शानदार भाई, ईसाई धर्म भैया, बी इसका करेक्ट आंसर, ईसाई धर्म इसका करेक्ट आंसर भाई, ईसाई धर्म। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न 8 में, प्रश्न 8 बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। प्रश्न 8 में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न 8 में पूछा जा रहा है पौंडीचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? जो पौंडीचेरी है उसको भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? ए 1970, बी 1973, सी 1960, डी 1956। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सा लगा दिया जाए भाई? इसका करेक्ट आंसर हमारा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा 1956, इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है? प्रश्न 9 बहुत ही शानदार प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया था? जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 18 है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? इसका हमारा 20 का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 25, यानी अनुच्छेद 25 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 में दिया गया है। ठीक है, ओके, अगले सेशन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? अगले प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है हमारी स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त। प्रश्न 10, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण भैया? जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पूछा भैया, ये क्या है? इसका कारण क्या है? ए स्थानीय झंझावात, बी लौटता मानसून, और इसका ऑप्शन 2 पश्चिम विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सा लगा दिया जाए? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार, इसका सी करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न के चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 11 बहुत ही शानदार प्रश्न, गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने की थी भैया? गुर्जर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर भैया नांग भट्ट ने, बी बादशाह राज ने, हर्षवर्धन ने, मेहर भोज ने। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा भैया बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नांग भट्ट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नांग भट्ट ने की थी, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नांग भट्ट। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? बौद्ध धर्म के बारे में पूछा गया है। प्रश्न 12 में क्या पूछा गया है? प्रश्न 12 में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो बौद्ध धर्म के जनक हैं भैया
गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है, इनका कहाँ हुआ था और कब हुआ था। सन भी पूछी है और स्थान भी पूछा है। तो ए 327 ईसा पूर्व सारनाथ में हुआ था, बी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था, सी 527 ईसा पूर्व गया में हुआ था, डी 567 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भैया बी इसका करेक्ट आंसर है भाई। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था, इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। जब इनकी माता जी अपने मैके जा रही थी, तभी रास्ते में जब लुम्बिनी वन में गई, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ओके। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, नीति शतक के लेखक, भैया प्रश्न 13 में बहुत ही शानदार नीति शतक के लेखक पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। नीति शतक के लेखक कौन है भाई? ए मुंशी प्रेमचंद, बी भर्तृहरि, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, भर्तृहरि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 14, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? क्या अधिक ताप एवं अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भाई आप अनुमान लगा के बता सकते हो कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई, अगर कर्क रेखा अगर नहीं होती, अगर विषुवत रेखा होती उसकी जगह पर, तो हमारा तापमान कैसा होता? अधिक तापमान होता और एवं अधिक ही वर्षा होती। इसका राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है? विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो भारत में है? भैया भारत में 0.60%, 2.82%, 1.80%, 2.20%। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2.82% का करेक्ट आंसर होगा। इसका बी इज राइट आंसर, बी। ओके, इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से, आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी अजय स्टडी 95 से। आप भी जुड़े रहिए हमसे, हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपको क्लास तैयारी कराते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके बता दें। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि आज 27 तारीख है, आपको बता दें आज हमारे गांव जिला बधाइयों में पड़ता है एक गांव सोनेसर, वहां से एक वंदे का आज ट्रेनिंग पर जाने का अवसर मिला। आज उसे किस चीज़ की ट्रेनिंग पर मिला जाने का अवसर? आज वो एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हो चुका है, आज उसका ट्रेनिंग पे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसने मेहनत की। अगर उसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा नहीं है, फिलहाल में ख़राब है बैकग्राउंड उसका, सही बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसने जमकर मेहनत की, बधाइयों रहकर उसने मेहनत की। उसके पापा ने मेहनत मजदूरी कर उसे पैसे देने का काम किया, तब उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आज उसने मुकाम हासिल कर लिया। आज वो एयरफोर्स में सिलेक्टेड हो गया, आज उसकी ट्रेनिंग है और वो आज गया है, हम उससे मिले थे। ठीक है, तो आप भी मेहनत करेंगे, आपका भी सिलेक्शन होगा आने वाले समय में। आरआरबी ग्रुप डी में आपका पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या है भाई? कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? भैया कौन सा जो भारतीय राज्य है जो बड़ी बड़ी कोयलों की खानों के लिए मशहूर जाना जाता है? भैया
कोयलों की खानों के नाम से जाना जाता है। तो ये झारखंड है, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बिहार झारखंड है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न नंबर 17 बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? ये घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, राजस्थान इसका सी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर सी, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न में बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पूछा है इस प्रश्न में। तो ए पोरबंदर, बी जामनगर, सी अहमदाबाद, डी सूरत। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका बी करेक्ट आंसर हमारा जामनगर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है भैया जामनगर में। अगर वहाँ क्वेश्चन देखने को मिले खटाक से आंसर देना, ठीक है, लिखते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक प्रण है हमारा आरआरबी ग्रुप डी, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न 19 में क्या पूछा गया है? बहुत ही शानदार, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन भैया पूछी गई है, किस नदी के किनारे स्थित है उज्जैन? भैया उज्जैन के बारे में पूछा जा रहा है। ए नर्मदा नदी, बी तवा, सी तापी, डी क्षिप्रा नदी। तो इसका राइट आंसर हमारा बहुत ही शानदार है, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। ओके, ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? क्या मलका जल संधि, क्या डोबर जल संधि, सी पाक जल संधि, या धर्मुज जल संधि। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? ये आपको पता होना चाहिए, पाक जल संधि इसका राइट आंसर होगा। इस राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर, पाक जल संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है। 21 प्रश्न, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है भैया। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ भैया? ए स्वर्णरेखा नदी पर, बी कावेरी नदी पर, सी इंद्रावती नदी पर, डी नर्मदा नदी पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? ए हमारा करेक्ट आंसर है, स्वर्णरेखा नदी पर इसका जलप्रपात निर्मित है भैया। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर इसका हमारा ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 में क्या पूछा जा रहा है? 22 में बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है भाई, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए भैया। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार है हमारा, जो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहे हैं इसमें। और बी है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश। सी में पूछा है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र। डी में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या में? यूपी में है। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है ना, है यूपी में है ना, यूपी में है। ये तो पहला हमारा राज्य है, तो इसमें ये देख लो सबसे पहले नंबर पे यूपी कहाँ पर आ रही है? तो यूपी हमारी सी में भी आ रही है और ए में भी आ रही है। तो आपको ये भी सेंस लगाना होगा कि पश्चिम बंगाल में नहीं है ज़्यादा जनसंख्या, तो हमारे महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार में। और अगर जनसंख्या दृष्टि से पूछा जा रहा है और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है, ओके, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार इसका करेक्ट आंसर है। वेदों के वेद ऋग्वेद भैया, प्रश्न नंबर 23 में आ चुके हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त दिए गए हैं? प्रश्न नंबर 23, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 1008, बी 1018, सी 1028, डी 1038। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा भैया? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1028 का करेक्ट आंसर है 1028।
और हमारा अजय स्टडी 95 से जुड़े रहिए। आपके हमेशा तत्पर रहिए। अजय स्टडी 95 आपको बार बार समझाने की प्रयास कर रहे हैं। अजय स्टडी 95 से जुड़े रहिए, आपकी लाइफ सुधार देगा अजय स्टडी 95। अगर आप मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे, आपको फोकस करना होगा। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। आपको PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी अजय स्टडी 95 से। हमारा संपर्क सूत्र है 9027 55 83 54 पर आप मैसेज करिए। व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो जाओगे, आपके पास PDF शेयर कर दी जाएगी। कोई भी पैसा नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं है। और जो PDF भेजेंगे उसमें टिक लगा लेना, आप वीडियो देखकर आप टिक लगा लेना, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न 24, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? देखिए, भारत में जो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, पहली फैक्ट्री पूछी जा रही भैया। बहुत समय पहले की बात है, जब अंग्रेज थे तभी की बात पूछी जा रही है। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी भैया? ए सूरत ही होंगी, सी बम्बई, डी मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर भैया सूरत है। ए हमारा सूरत इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 25, हमारे 24 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। आपको कितना कितना याद हुआ है, कितने कितने आपको समझ में आ गए हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन लगे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। और ये भी बता देंगे कि हमें इतना याद हुआ है, इतना हमें याद हुआ है, ठीक है। GK GS आपको क्लियर करा देंगे, बहुत ही कम समय में आपको क्लियर करा देंगे। आपके पेपर भी आने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप जुड़े रहिए, आपको रोज़ क्लास देखने को मिलेगी। प्रश्न 25, गांधी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी भैया? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। गांधी जी को महात्मा की सबसे पहले किसने उपाधि दी थी, ये पूछ रहा है। तो ए राजवैद्य जीवाराम कालिदास, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर भैया आप बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। नहीं, इसका राइट आंसर हमारा भाई, इसका राइट आंसर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजवैद्य जीवाराम कालिदास का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आपको बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर से पहले राजवैद्य जीवाराम जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। उन्होंने बाद के बोला था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इससे पहले राजवैद्य जीवाराम कालिदास ने महात्मा जी को महात्मा जी की उपाधि दे दी थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा जा रहा है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां भैया? ये मूल संविधान में अनुसूचियां पूछी गई हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? A 5, B 8, C 11, D 12। तो इसका राइट आंसर हमारा B होगा। ये तो सबको पता है 8 अनुसूचियां हैं। ये तो भाई देखते ही क्वेश्चन लगा दो फटाक से, भैया ये 8 अनुसूचियां हैं, इसमें कोई देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 8 होगा। प्रश्न नंबर 27, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। 27 प्रश्न में क्या पूछा गया है? गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थापित है भैया? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए नर्मदा, बी तापी, सी चंबल, डी कृष्णा। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा ये सी होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चंबल के किनारे भैया स्थित है भैया चंबल, चंबल, चंबल। इसका राइट आंसर चंबल। 28 प्रश्न, ये प्रश्न हम क्लास समाप्ति की ओर चल रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी क्लास में हमने आपको ये क्वेश्चन क्लियर कराए थे। अब हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं। 28वां प्रश्न आ चुका है हमारे बीच में। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी भैया? कौन सी पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये होगा दूसरी भैया। ये दूसरी है ना, दूसरी, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 आ चुका है भैया हमारे बीच में। 29 प्रश्न नंबर में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सी नॉर्वे की राजधानी? भैया नॉर्वे की राजधानी पूछी गई भैया हैं। तो भैया सोच लो तो समझ लो, ओस्लो इसकी करेक्ट आंसर भैया। ओस्लो इसका करेक्ट आंसर है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा प्रण है और नारा है, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ के ही रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये प्रश्न नंबर 30, भाई साहब हम 30 प्रश्न पर आ चुके हैं। ये देखिए हम 30 प्रश्न क्लियर करने वाले हैं।
कितनी अच्छी बात है, हम 30% क्लियर करने वाले हैं। तो अधिकांश बौद्ध सत्य की रचना किस भाषा में की गई थी भैया? ये बौद्ध धर्म की जो रचना है वो किस भाषा से की गई थी, किस भाषा में लिखे गए हैं भैया? उसके जो सीन है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो शानदार भाई हैं, सांस्कृतिक है कि पाली है, किसी प्राकृत तमिल, तो इसका करेक्ट आंसर भैया हम तो बी दे देंगे। ये पाली है, पाली में लिखी गई है भैया, सही है। पाली में ज़्यादातर अगर मैं देखूं वेदों की बात करें या बौद्ध धर्म की बात करें तो ज़्यादातर हमें पाली में ही मिल रहे हैं देखने को, ठीक है। पहले पाली में ही इनका रचना हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 31, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है भैया? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये तो भैया सबको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको आर्मी से भी प्यार होगा ना। वायुसेना दिवस आर्मी से बहुत किन किन बच्चों को प्यार है कमेंट करके बता देंगे। आर्मी में तो आर्मी का करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? ए 8 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 20 अक्टूबर, डी 25 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, 8 अक्टूबर हमारा इज राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, लास्ट प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। 32 प्रश्न, हम 32 प्रश्न क्लियर करने वाले हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है भाई। हम 22वें प्रश्न करने वाले हैं भाई। इसका बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी? भैया बैनगंगा और पैनगंगा क्या बहन जो लय बनाई है, क्या बैनगंगा तथा पैनगंगा, क्या टाइमिंग दी गई है इसमें है? पैनगंगा या बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए गोदावरी, बी गंगा, बी कृष्णा, सी गंगा, डी झेलम नदी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार हमारी क्लास रही है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास हमारी रही है, बहुत ही शानदार क्लास रही है। और अजय स्टडी 95 से जुड़े रहिए। कोई भी दिक्कत हो अजय स्टडी 95 का कमेंट करके बता देंगे। ये प्रश्न, कोई भी प्रश्न अगर गलत हो गया हो उसको कमेंट करके बता देंगे और वो उसका संशोधन किया जाएगा। आप जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से। अजय स्टडी आपके लिए बहुत सारा प्यार दे रही है, आपको जी के जीएस की क्लास में बहुत सारा अच्छा प्रश्न दे रही है, लाके छांट के हम प्रश्न लेके आ रहे हैं। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपसे हम जुड़े रहेंगे। आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फोकस, सिर्फ फोकस। मुझे क्या करना है? आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। मुझको कुछ नहीं करना है, मुझे डी में सिलेक्शन लेना है, मुझे एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है या मुझे एसएससी में सिलेक्शन लेना है। सिर्फ उस पर फोकस कर लीजिए और किसी की याद में मत रहिए, ना ही लव स्टोरी में पढ़िए, ना ही कोई दिक्कत। आप आज भाई पढ़ो, जब पढ़ोगे तो लव स्टोरी तो खुद मिल ही जाएगी, सही है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़े नहीं, ये नारा अपना लीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।